जी डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स को डिफ़ाइन किया और फिर उनके जो पॉसिबल फार्मूलाज हैं उन्हें ड्राइव करने की कोशिश की है। अब किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए जब हम बेटा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसकी शेप में, उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में। इनमें से किसी भी एक चीज़ में उसकी जो फॉर्म है हम उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स से कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम हुक्स लॉ की हेल्प लेते हैं। बेटा ये हुक्स लॉ स्टेट करता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो स्ट्रेस अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ये स्ट्रेन हमारी अप्लाइड स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन विद इन अ सर्टेन लिमिट। इस सर्टेन लिमिट को हम लोग बेटा इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो हम जब हुक्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड, यानी जितनी स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट। लेकिन ये एक इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये बात जो है वो ठीक है। अब इसमें एक नई टर्म आपके लिए आ गई, इलास्टिक लिमिट जो है ये क्या चीज़ होती है, और इलास्टिक लिमिट के साथ दूसरा इस लॉ को फिजिकल फॉर्म हम क्या देंगे। तो इलास्टिक लिमिट को समझने के लिए और बेटा इस लॉ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक ख़ास इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ एक स्प्रिंग हमने एक सॉलिड एंड के साथ हैंग किया हुआ है, और इस स्प्रिंग के साथ हमने कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाई है कि इसके एंड पर हम लोग वेट प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसके साथ एक मीटर रॉड जो है वो रखा हुआ है, मीटर रूल या मीटर रॉड जो है हमने प्लेस किया हुआ है। अब हम स्टार्ट में ये करते हैं कि इस जगह पर फर्ज कर लेते हैं इस स्प्रिंग के साथ किसी किस्म का हमने वेट प्लेस नहीं किया। अगर बेटा हमने कोई वेट प्लेस नहीं किया तो ये हमारा स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल लेंथ में मौजूद होगा। इस सूरत में ये जो हमारे पास हमारा मीटर रॉड मौजूद है, इस पर हम अगर देखेंगे, मैं फर्ज कर रहा हूं कि वो उस वक्त यहां मौजूद है, इस पॉइंट पे। हम जैसे ही इस स्प्रिंग पर यहां वेट प्लेस करना शुरू करेंगे, ये जो स्प्रिंग होगा इसकी लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी यहां से इस तरफ को। जैसे मैंने फर्ज किया है कि पहले जब कोई वेट नहीं था तो ये यहां मौजूद था, अब ये जब इसकी लेंथ इंक्रीज होना शुरू हुई तो इसने बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू कर दिया। जितना आप लोग यहां वेट बढ़ाते जाएंगे, ये जो हमारा स्प्रिंग है बेटा इसकी लेंथ इसी रिस्पेक्ट से बढ़ती जाएगी। जब हम इस वेट को रिमूव करेंगे तो ये स्प्रिंग वापस अपनी असल ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हम अब क्या करते हैं, हम इस पर वेट जब बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा बेटा वेट बढ़ा देते हैं कि मैं अगर इस वेट को रिमूव करता हूं तो ये स्प्रिंग फिर भी अपनी असल फॉर्म में वापस नहीं आता। वो लिमिट बेटा जिसमें जब हमने वेट को रिमूव किया और ये स्प्रिंग अपनी असल फॉर्म में वापस नहीं आया होगा, उस लिमिट को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इस लिमिट के बाद हमारा जो मटेरियल होता है बेटा, जो हमने डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मिंग फोर्स कही थी, वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप, लेंथ या वॉल्यूम वाली फॉर्म में नहीं आएगा।
तो वो लिमिट हमारी इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। तो आप इसे यूं डिफाइन करेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या चीज है? लिमिट बियॉन्ड विच रिमूव्ड स्ट्रेस डस नॉट ब्रिंग बॉडी बैक इन ओरिजिनल लेंथ, शेप और वॉल्यूम एंड बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड। तो एक तो उसकी ओरिजिनल शेप, लेंथ या वॉल्यूम हमें हासिल नहीं होगा, दूसरी चीज ये होगी कि बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। यानी अब हम जो पहले अभी तक कह रहे थे कि वो स्ट्रेस रिमूव करें तो बॉडी वापस आ जाती है, अब बेटा वो उस फॉर्म में वापस नहीं आएगी, वो अपनी जो नई आने वाली फॉर्म होगी या डिफॉर्म्ड फॉर्म होगी उसमें अपने आप को मेंटेन करेंगी। तो हम इसलिए ये जो हुक्स लॉ स्टेट कर रहे हैं, ये बेटा हमारा इस लिमिट के अंदर ही हम इसको डिस्कस करेंगे, इलास्टिक लिमिट जिसे हम कह रहे हैं। तो इसलिए अब इसकी जो फॉर्म बनती है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमें पता है बेटा कि एक इक्वालिटी और इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट यूज़ किया जाएगा। तो अगर हम ये कांस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग बेटा इस स्ट्रेन को जो यहाँ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये जो रेशो हमारे पास बन रही है, ये उस इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी एक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। यही हमारा हुक्स लॉ है। ये बेटा हुक्स लॉ जो है ये हर तरह की डिफॉर्मेशंस के लिए एप्लीकेबल है। यानी चाहे वो शेप में डिफॉर्मेशन आ रही हो, वॉल्यूम में आ रही हो या लेंथ में आ रही हो, तीनों में हम कहते हैं तमाम टाइप्स की डिफॉर्मेशंस में ये एप्लीकेबल है। इसी तरह ये बेटा तमाम मटेरियल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन हो, लिक्विड्स में हो या गैसेस में हो, लेकिन इसी सर्टन लिमिट के अंदर, जिसने हमने इलास्टिक लिमिट कही है, इस लिमिट के अंदर अंदर ये तीनों टाइप के मटेरियल्स पर लॉ एप्लीकेबल है। अब इस लॉ को फर्दर समझने के लिए हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प लेते हैं। हम फर्ज कर रहे हैं बेटा, जैसे मैंने यहां बताया कि इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स बेटा हमने वेट की मदद से की थी। हमने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की है, उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है उसमें एक्सटेंशन आई है, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। तो हम इस हुक्स लॉ को फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ से अगर देखना चाहें तो किस तरह होगा? तो बेटा ये जो हमने कहा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल हैं, इसे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से जब हम पढ़ेंगे बेटा, यहाँ हम एक्स एक्सिस पर एक्सटेंशन की वैल्यू ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर फोर्स की वैल्यू ले रहे हैं। तो स्टार्ट से लेकर एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट तक जो एक्सटेंशन यानी लेंथ या उस पे जो चेंज आ रहा है उस मटेरियल के अंदर, एक्सटेंड हो रहा है मटेरियल, फोर्स और एक्सटेंशन दोनों प्रोपोर्शनल हैं इस लिमिट तक। ये लिमिट बेटे हमारे पास इलास्टिक लिमिट कहला रही है। तो इस हमारा जो हुक्स लॉ है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एप्लीकेबल है। इस रीजन के लिए हम सिर्फ इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, इलास्टिक लिमिट तक। अच्छा, अब अगर हम, फिर मैंने बताया था मजीद फोर्स बढ़ाते हैं बेटे, अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करने से हमारा जो मटेरियल है वो अपनी फॉर्म में वापस नहीं आएगा। अगर वो अपनी फॉर्म में वापस नहीं आएगा तो बेटा ये वाला जो रीजन है ये है परमानेंट डिफॉर्मेशन का रीजन। यानी इस रीजन में जब मटेरियल चला जाएगा तो वो जिस फॉर्म में उस वक्त गया है या मौजूद है उसी फॉर्म में रहेगा, उससे वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आएगा। तो ये डिफॉर्मेशन का रीजन है। इसी तरह अगर हम फिर भी दोबारा और मजीद फोर्स बढ़ाते जाते हैं, यहां से देखें फोर्स बढ़ रही है और ज्यादा बेटा हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो इतनी ज्यादा फोर्स बढ़ा देते हैं कि बेटा उस फोर्स को हमारा मटेरियल बेयर नहीं कर पाता, तो वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग बेटा ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं।
ठीक है जी। तो हमने इसे रीजन्स में कुछ यूं डिवाइड किया, पहले इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ इसे डिस्कस करेंगे, फिर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन का रीजन है, और फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ब्रेकिंग पॉइंट वो रीजन, वो पॉइंट है जिसके बाद आपका मटेरियल जो है वो अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाता, डिफॉर्मेशन फॉर्म में भी मेंटेन नहीं कर पाता, बल्कि वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह हुक्स लॉ बेटा तमाम मटेरियल्स के लिए हम इस रीजन के अंदर समझते हैं कि इसे हमें डिटेल इंफॉर्मेशन जो होगी मटेरियल में कि कितना सॉलिड, लिक्विड या गैस में हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो उनकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ जो है उसमें चेंज आ सकता है। इसके लिए हम इसे हुक्स लॉ को डिस्कस कर सकते हैं।